यूपीएससी और एमपीपीएससी परीक्षाओं के लिए इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यह सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट है और प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इंडियन पॉलिटी को समझने से कैंडिडेट्स को इंडियन गवर्नमेंट और उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के काम करने के तरीके को समझने में मदद मिलती है। यह नॉलेज इंटरव्यू स्टेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के काम करने तक कई टॉपिक्स शामिल हैं। इन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के काम करने के तरीके की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की नींव से, द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने वाले फ्रेमवर्क को निर्धारित करता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स, पावर्स और ड्यूटीज को स्थापित करता है और फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया यह इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों की एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को दर्शाता है। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो बदलते समय के साथ विकसित होने में सक्षम है। इसमें वेरियस इश्यूज को एड्रेस करने और न्यू प्रोविजंस को शामिल करने के लिए कई अमेंडमेंट्स किए गए हैं। यह एडेप्टेबिलिटी इसे कंटेम्पररी वर्ल्ड में मजबूत और रेलेवेंट बनाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो डॉक्यूमेंट के गाइडिंग प्रिंसिपल्स का आउटलाइन देती है। यह भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करती है। यह संविधान के ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी पर भी प्रकाश डालती है। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार एनश्राइंड है। ये अधिकार राज्य द्वारा किसी भी आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ इंडिविजुअल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखने और देश के कल्याण में योगदान देने के लिए याद दिलाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है जो यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना चाहता है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत या डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इन्यूमरेटेड हैं। ये प्रिंसिपल्स सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए गाइडलाइंस हैं। हालांकि ये गैर न्यायिक हैं, लेकिन ये देश के शासन में फंडामेंटल हैं, जिनका उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बनाना है जहां नागरिक एक अच्छा जीवन जी सकें। डीपीएसपी आयरिश संविधान से प्रेरित हैं और उन आदर्शों को दर्शाते हैं जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। इनमें न्याय के आधार पर एक सोशल ऑर्डर सुरक्षित करना, आय असमानता को कम करना और कॉमन गुड की सेवा के लिए संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना शामिल है। डीपीएसपीस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उन सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। एस्पायरेंट्स के लिए इन प्रिंसिपल्स को जानना भारत की सामाजिक आर्थिक विकास नीतियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, संसद और राज्य विधान मंडलों की संरचना और कार्य। भारत की संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है और इसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा या राज्यों की परिषद और लोकसभा या लोगों का सदन। यह कानून बनाने, बजट तय करने और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। राज्यसभा उच्च सदन है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है जो लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होता है। राज्य विधान मंडलों में विधानसभा या विधानसभा और कुछ राज्यों में एक विधान परिषद या विधान परिषद होती है। ये निकाय संविधान की राज्य सूची और संवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इन लेजिस्लेटिव बॉडीज के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझना एस्पायरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। यह समझने में मदद करता है कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, उन पर चर्चा की जाती है और उन्हें पारित किया जाता है। सेक्शन 6, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की भूमिकाएं।
भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने गए राष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक औपचारिक होती है, लेकिन आपातकाल के समय उनके पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करने के अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और देश का सबसे शक्तिशाली पद संभालता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, सरकारी नीतियों का समन्वय करता है और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की देखरेख करता है। कैबिनेट मंत्री विशिष्ट मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं और अपने अपने विभागों के भीतर सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन इंपॉर्टेंट पदों की रोल्स और फंक्शंस को समझना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। यह नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और गवर्नेंस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 प्रमुख संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग यूपीएससी और वित्त आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर भारत में चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। यह संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऑफिसेज के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें प्रतिष्ठित आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करने के लिए किया जाता है। यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को भी संबोधित करता है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को समझना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ये इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को बनाए रखने और सरकार के एफिशिएंट फंक्शनिंग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंडियन पॉलिटी की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके फंक्शंस और पावर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 8 न्यायपालिका प्रणाली का अवलोकन, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय। भारत में न्यायपालिका प्रणाली संघ के साथ साथ राज्यों के लिए कोर्ट्स की एक एकीकृत प्रणाली है जो संघ और राज्य दोनों कानूनों का संचालन करती है। शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, विवादों का समाधान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुरूप हो। अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक अथॉरिटी है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जिसका जुरिस्डिक्शन राज्य की निचली अदालतों पर होता है। न्यायपालिका प्रणाली को समझना एस्पायरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, परीक्षा में सफलता के लिए भारतीय राजनीति को समझने का महत्व। अंत में यूपीएससी और एमपीपीएससी एग्जाम्स में सफलता के लिए इंडियन पॉलिटी की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। यह भारतीय सरकार और उसके विभिन्न संस्थानों के कामकाज को समझने के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। संविधान, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रक्रियाओं और प्रमुख ऑफिसेज की भूमिकाओं जैसे प्रमुख विषयों पर दोबारा गौर करने से परीक्षा के लिए तैयारी सुनिश्चित होती है। ये टॉपिक्स न केवल सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि वर्तमान घटनाओं और नीतिगत फैसलों को समझने में भी मदद करते हैं। इंडियन पॉलिटी की अच्छी समझ एग्जाम्स में आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकती है और इंटरव्यू स्टेज के दौरान आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है। आत्मविश्वासी बने रहें, फोकस्ड रहें और सुनिश्चित करें कि आपका लास्ट मिनट रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव और मीनिंगफुल हो। आपकी तैयारियों के लिए शुभकामनाएं और याद रखें कि इंडियन पॉलिटी की गहरी समझ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी सफलता की कुंजी है।